शेख हसीना के दौर में ये था, किसी महफिल में कोई पाकिस्तानी बंदा आ गया, मकामी लोग उठ के चले जाते थे। ढाका में उतरे हम, एक खातून थी इमिग्रेशन अफसर, उससे पासपोर्ट लिया, पाकिस्तान स्टैंप लगाया, आप जास्ती करता है, आपको कम से कम हमारे मुल्क में 1 महीना रहना चाहिए। चिटागोंग के बिहारी कैंप में एक बुजुर्ग है वहाँ, जब उन्हें मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आपका हालात देखने आया हूँ, तो उनके जुमले सुन लीजिएगा। पाकिस्तान ने मेरे बाप का मर्डर किया, पाकिस्तान ने मेरा मर्डर किया, अभी हम आपको जिंदा नजर आता है, नहीं है। बिहारी कैंप्स को एक जुमले में बयान कीजिए। जो सूरत हाल है, मुझे लगता है इन कैंपों को आजाद कैद खाना कहना चाहिए। सबसे छोटा कैंप 700 कुंभों पर मुश्तमिल, एक कमरा 8 बाई 10 का कमरा, उनके लिए सिर्फ 10 वाशरूम है। बिहारियों को पाकिस्तान लाने के लिए जियाउल हक के जमाने में फंड रखा गया था करोड़ों रुपए का, जिनमें अरब मुल्कों ने कंट्रीब्यूट भी किया था। वो फंड वहीं पड़ा हुआ है। हम सिंधी लोग बिहारियों की आमद और बिहारियों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन हमने 40 लाख अफगानियों की खामोशी से मेजबानी कर ली, की तो तादाद ही 2.5 लाख थी भाई। मिसाल दी जाती थी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और हमसे बहुत आगे निकल गया, क्या उस तरक्की के असरात नजर आए? यहाँ पर हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर 2000 रुपए में लाठियां खाते थे खवातीन को। वहाँ का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर खवातीन चला रही है। आपको हैरानी होगी, ढाका कितना बड़ा शहर, रकबे के लिहाज से कराची से बहुत छोटा है, लेकिन आबादी के लिहाज से कराची से बड़ा है। पूरे ढाका में 3 भिखारी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना आता है तो हमें फैज साहब की वो गज़ल याद आती है, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। फैज साहब ने ये नज़्म जो है, ये गज़ल जो है वो ढाका की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के बाद, वहाँ दौरा करने के बाद जब आए तो ये कही थी। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जो शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म होने के बाद बांग्लादेश गए और वहाँ से होकर आए। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके तासुरात क्या हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर सुमरो साहब। शब्बीर सुमरो साहब से आप तो सर मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और सुकरात सेताई भी हैं, शायर भी हैं सिंधी के। तो शब्बीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, पहले तो आप तशरीफ़ लाए। तो मैंने जहाँ से बात शुरू की तो हम यहीं से बात करते हैं कि अब आप गए, और ये तो हमारा जब भी हम दिसंबर में बात करते हैं, 16 दिसंबर आती है, तो ये एक हमारी तारीख़ है, उसका एक बाब है जी हाँ, जो बहुत दर्दनाक बाब है। तो अब आप जब गए हैं, तो आप अब जब वहाँ से लौटे हैं तो आपका क्या तासुर रहा? बहुत शुक्रिया राना साहब, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि मेरे बांग्लादेश के ताज़ा दौरे पर आपने बुलाया मुझे तासुरात देने के लिए। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर फयाज़ आलम, दुआ फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी होते हैं, फलाही तंजीम है जो थर और दीगर जगहों पर फलाही काम करती है। तो ये ज़ाती दोस्त हैं मेरे। अब तक मेरी जितनी किताबें छपी हैं उनमें तकरीबन ज़्यादातर किताबें इन्होंने शाया करके मुफ्त तकसीम की हैं। जैसे ज़लज़ले में भी इन्होंने ही मुझे ज़लज़ला पूरा कवर किया 2005 तो ज़लज़ला पूरा मैंने 2-3 साल कवर किया, तो उसमें 2 किताबें छपवाई इन्होंने, जो उम्मत में उस ज़माने में उम्मत में मैं था फीचर राइटर, तो उम्मत में वो फीचर्स छपते थे मेरे, तो वो इन्होंने कंपाइल करके किताबें छपवाई। डॉक्टर फयाज़ आलम का अपना ताल्लुक भी बांग्लादेश के सैदपुर शहर से रहा है, आबाई ताल्लुक। 71 में जब ये सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ तो इनकी फैमिली यहाँ आ गई। इनके वालिद साहब मोहम्मद आलम साहब सैदपुर में रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे। तो काफ़ी अरसे से इनकी ख्वाहिश थी कि शबीर भाई आप बिहारियों पर, जो बांग्लादेश में मैसूरीन कहते हैं हम वो हैं, उन पर काम कीजिए, वहाँ जाइए। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही थी हुकूमतों के माबेन, दोनों मुल्कों के माबेन, कि वीज़ा मिलना और वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब जैसे ये हुकूमत शेख हसीना वाजिद की रुखसत हुई है, नई हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के उसमें आई है, तो डॉक्टर साहब ने फिर एक बार कहा कि अब कुछ बेहतर सूरत हाल है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और 8 दिन में वीज़ा मिल गया मुझे। तो जैसे ही वीज़ा मिला तो मैं अक्टूबर के मिड में चला गया यहाँ से बांग्लादेश। वहाँ जाकर मैंने बिहारी कैंप्स तकरीबन शुरू में थे 26 शहरों में, अब कुछ कम शहरों में हैं। तो मैंने वहाँ से 7 शहरों का विज़िट किया जहाँ कैंप्स मौजूद हैं।
अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आप सॉरी आपकी जी, बातें जी, काट रहा हूँ, जी। एक चीज़ सिर्फ इसमें हमारे, क्योंकि स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, तो बहुत सी बातें ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो बहुत नौजवान हैं, तो ये पहले थोड़ा सा एक हिस्ट्री को थोड़ा सा रिफाइन ही कर दीजिए कि वो जो मैसूरीन कहलाते हैं हमारे यहाँ, बिहारी मैसूरीन जो थे, ये लोग वो कौन लोग थे कि जो कैंपों में रहना पड़ा, जो कि बांग्लादेश के रहने जी, वाले जी, थे, तो उनको जी, जी। कैंप्स में क्यों रहना पड़ा? इसको बात करके फिर हम कैंप्स की तरफ आ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। बिहारी लोग हमारे यहाँ तो उनको कहते हैं जो बिहार से जिनका ताल्लुक हो, बिल्कुल। बिहार एक स्टेट इंडिया की। ये लोग जब पाकिस्तान हुआ 1947 में, तो बिहार से हिजरत करके उनको मशरकी पाकिस्तान करीब पड़ता था, वहाँ वहाँ चले चले गए। गए, ठीक। तो वहाँ के ये शहरी बन गए, लेकिन इनकी शनाख्त बंगाली बोलने वाली नहीं थी, उर्दू बोलने वाली थी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ भी थे उनसे। तो बड़े अच्छे ताल्लुक से रहते रहे वहाँ जब तक मशरकी पाकिस्तान रहा। उसके बाद ये हुआ कि 71 में सानिया मशरकी पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। वो एक बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क मेरे वजूद में आया। मगरबी पाकिस्तान जो था वो सिर्फ पाकिस्तान रह गया। तो इन लोगों ने, जिनको बिहारी कहते हैं हम, उन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश में रहते हुए ऑप्ट किया कि हम चूंकि इंडिया से, भारत से पाकिस्तान आए थे, हाँ, हम बांग्लादेश तो नहीं आए थे। बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उस ज़माने में की जो हुकूमतें थी पाकिस्तान की, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम ले लेंगे इनको। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि जब आप हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को तस्लीम नहीं करते, तो आप एज अ रिफ्यूजी हैं। हाँ, सही। ठीक है, जब आप हमारे मुल्क को तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो आपकी हैसियत शहरी की नहीं है, पनागुज़ीन की है ये। पनागुज़ीन की है। हम्म, तो उसके लिए, पनागुज़ीन के लिए, मुहाजिरीन के लिए तो खेमे होते हैं, खेमा बस्तियां होती हैं, मुहाजिर कैंप्स होते कैंप्स हैं। होते हैं। तो इनके लिए रेड क्रॉस के ताउन से उस ज़माने में खेमा बस्तियां लगाई गई। जिन जिन शहरों में जिनकी आबादी थी इनकी, वहाँ पर खेमा बस्तियां शहर से बाहर बसाई गई। इनके कारोबार, इनके घरों से इनको निकाला गया। इनके घरों पर, इनके कारोबारों पर उस ज़माने में जो मकामी बंगाली लोग थे उन्होंने कब्जे किए। उनमें टसल भी हुए, क्लैश हुए, शहीद भी हुए ये लोग, बिहारी लोग भी। और इनका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था जिन्होंने रिएक्ट भी किया, इन्होंने भी लोगों को मारा, और ये खुद तस्लीम भी करते हैं इस बात को। वो जाहिर है कि जब इस मैं तरह जो का इंटरव्यूज करके आया हूँ उसमें ये है। सर, तो ये लोग रेड क्रॉस के कैंपों में मुंतकिल हो गए, खाना भी रेड क्रॉस से आ रहा है, रहायश भी रेड क्रॉस की है, वो है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने इनको लेने में बावजूद कुछ आनाकानियाँ की या कुछ किया, जो भी किया, जो हमारा सरबराह पाकिस्तान का वहाँ जाता था बकौल इन बिहारियों के, जिनसे मेरी मुलाकात, कि यहाँ पर आकर तो वो हमें कहते हाँ हम ले रहे हैं, आप बिल्कुल आपको ले, सिवाय बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। मोहतरमा शहीद से जब इन्होंने ये कहा तो उन्होंने साफ स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, आपकी दो नस्लें यहाँ गुजर चुकी हैं, आप बांग्लादेश के शहरी हैं और आपको यहाँ पे ही रहना चाहिए, अब पाकिस्तान आपको नहीं लेगा। उस पर फिर इन्होंने, इनके वफ्द ने मिलने की कोशिश दोबारा की उनसे, बेनज़ीर भुट्टो से, तो इन पर लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर और झगड़े हुए बड़े। बेनज़ीर ने मिलने से भी, मुलाकात से भी मना कर दिया था। तो अब जाकर जो उनके लीडर्स या जो वहाँ पे बोलने वाले वो कहते हैं कि यार तमाम पाकिस्तानी लीडरों से वो खातून लीडर अच्छी थी जिन्होंने कम से कम मुंह पर जवाब तो दिया हमें कि नहीं लेंगे। ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ साहब तक, इवन भुट्टो साहब से भी शुरू करेंगे, क्राइसिस तो उनके टाइम में भी। भुट्टो साहब से मुतल्लिक वहाँ बताने वाले नहीं मिले मुझे, क्योंकि ये जो नस्लें वो थी जो भुट्टो साहब से मुलाकात जिनकी नहीं हुई थी, तो भुट्टो साहब से मुतल्लिक मुझे वहाँ मालूमात कुछ ज़्यादा नहीं मिली इन लोगों से। तो उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जो भी आते थे, बेनज़ीर को निकाल के जो भी आते थे वो कहते हाँ हम जाते ही पाकिस्तान पहला काम यही करेंगे कि आपको, मैसूरीन का मसला हल मैसूरीन का मसला हल करेंगे, आपको बुलाएंगे। लेकिन वहाँ जाकर भूल जाते थे हमें। अब आते हैं इस सूरत में, ये तो हो गए बिहारी मैसूरीन। फिर वहाँ की हुकूमतों ने रेड क्रॉस के, दूसरे NGOs के, UNO के ताउन से इनके जो खेमा बस्तियाँ थी इनको पुख्ता बनाना शुरू कर दिया। पुख्ता बनाने में ये तक 8-10 फीट का एक कमरा,
क्वार्टर्स टाइप? क्वार्टर नहीं, क्वार्टर तो बड़ा बड़ा होता होता है, ये एक कमरा, सिर्फ एक एक कमरा, कमरा एक कमरा। अब इन कमरों की 8-10 फीट के एक कमरे की यूं एक लाइन चली गई जिसमें 200 कमरे हैं, उनके सामने 200 कमरे हैं, फिर उनकी पुश्त पर 200 कमरे हैं, इसकी पुश्त पर 200 कमरे, यूं। फिर अगर इधर गुंजाइश निकली तो इधर एक लाइन चली गई। और वो एक ही कमरा है एक एक कमरा एक फैमिली के लिए। और वो फैमिली चाहे उसकी तादाद कितनी भी हो, 14-15 मेंबरान की फैमिलीज भी हैं इस वक्त जो एक कमरे में रह रही हैं। अब उनमें हुआ ये कि जब 2003 या 4 में इन्होंने अप्लाई किया कि हमें शहरी हुकूक दिए जाएं, तो वहाँ की अदालत आलिया ने दे दिए और कहा कि ये जो यहाँ पैदा हुए हैं बिहारियों के बच्चे और बच्चियाँ, उनको तमाम शहरी हुकूक मिलेंगे, तालीम और सरकारी मुलाजमत समेत। जिन्होंने ऑप्ट किया था और ज़िंदा हैं अभी बुज़ुर्ग, उनके लिए यह है कि वो चूँकि इनके वालिदैन हैं, उनको भी वही हुकूक हासिल हैं, अलग से नहीं, उनके वालिदैन की वजह से। तो बहरहाल इनको खुशी हुई, ये हुई। तो उसमें कुछ बिहारी जो कारोबारी हो गए थे, कुछ दुकानदार हो गए थे, तो वो अफोर्ड कर सकते थे, तो उनको इजाज़त दी गई सबको कि आप अगर अफोर्ड कर सकते तो कैंप छोड़कर शहर के किसी भी एरिया में आप रह सकते। तो इस यानी इस वक्त तक उन लोगों को जो एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटीज होती हैं, वो जो शहरी हकूक होते हैं, वो मिलना शुरू हो गए या इसमें टाइम अदालत लगा? की हद तक मिल गए, लेकिन गवर्नमेंट ने बहाली के लिए नहीं किया कुछ। और यानी अदालत ने तो फैसला दे दिया कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये कैंप छोड़ दें, शहर में जाकर सेटल हो जाएं। सही। लेकिन उनकी हालत, मुआशी हालत ऐसी ख़राब है कि बेशतर वहीं मौजूद है। 2-3% ऐसे होंगे जो कोई दुकानदार बन गया, कोई होटल वाला बन गया, उन्होंने अफोर्ड कर सकते थे तो उन्होंने कैंप छोड़ा और शहर में जाकर किराए का या अपना खरीद लिया मकान और शिफ्ट हो गए। तो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह थे उनके पास, ले सकते थे। बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ लोग, बहुत थोड़ी तादाद चली गई, और कुछ देखिए सारे लोग कैंपों में नहीं आए थे 71 में। हाँ सही। बहुत सारे लोग, यानी जो कैंपों में आए उनसे ऑलमोस्ट डबल लोग कैंपों से बाहर थे, जिनकी माली सूरत हाल बेहतर थी, जो लुटे पिटे नहीं थे, तो वो वैसे ही रहे। इस वक्त जो इनके दिए हुए एदाद व शुमार है मेरे पास, तो कैंपों में 2,60,000 के करीब हैं और बाहर 5.5 लाख है। ठीक है। और कैंप की तादाद इस वक्त 116 है मुख्तलिफ शहरों में। तो वहाँ में गया, उनसे मुलाकातें हुई, 7-8 शहरों के विजिट्स हुए। वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बड़ी NGO जो बिहारियों के लिए काम कर रही है, वो मेरी मेज़बान थी। उसका नाम है ओबेट हेल्पर्स। उसके जो सरबराह हैं कराची की मॉडल कॉलोनी से उनका ताल्लुक़ है, अनवर ख़ान साहब। और वो 70s में स्टूडेंट थे जब, तो बड़े विजन वाले आदमी थे। उन्होंने कोचिंग सेंटरों में पढ़ते थे, तो उन्होंने 2-3 लड़कों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस इलाके के लिए, मॉडल कॉलोनी के लिए, अपना कोचिंग सेंटर हम शुरू करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। तो उस ज़माने में उन्होंने कैरियर कोचिंग सेंटर शुरू किया, जो आज भी चल रहा है और उसकी फंडिंग आज भी वो करते हैं। तो यहाँ से उठे वो खुद बिहारी नहीं है, वो खुद बिहारी नहीं है, मेरा ख्याल यूपी वगैरह से उनका था। तो वो चले गए थे अमेरिका। फिर यहाँ से तो अमेरिका में उनके बकौल वो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन वाइफ मेरी अखबार पढ़ रही थी, अखबार में बिहारियों की कुछ तस्वीरें ऐसी छपी थी कि क्लेश हो गया, क्या हो गया, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि अनवर ये देखो, ये बिहारी लोग हैं बांग्लादेश में, इनकी सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, इनके लिए हम काम क्यों ना करें। यहाँ से उनका जहन, तो कहते मैं आया, बांग्लादेश का दौरा किया, मैंने इनके कैंपों का हाल सूरत हाल देखी, वापस अमेरिका गया, कुछ दोस्तों से मिलकर बैठकर हमने तय किया कि यार इनके लिए काम। तो हमने उस ज़माने में, और अब भी हम इस ख्याल के हैं कि सबसे बड़ा जो काम है इनके लिए करने का वो है एजुकेशन। जब तक इनको तालीम नहीं मिलेगी, इनको, इनके बच्चों को, तब तक ये भला नहीं हो सकता इनका। तो हमने स्कूलिंग शुरू की, वहाँ पे स्कूल्स खोलना शुरू किए। दूसरे नंबर पर जो इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, उसके लिए काम किया हमने।
हैंडपंप लगवाना शुरू किए। सेहत के लिए इनके फिर छोटे छोटे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स शुरू किए। तो इस तरह ओबेट हेल्पर्स ने बांग्लादेश में बिहारियों के लिए काम शुरू किया। तो मेरा जो दौरा था अभी अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में, तो वहाँ पर मेरे मेज़बान ओबेट हेल्पर्स वाले थे। शुरू से लेकर उन्होंने मुझे रखा आखिरी दिन तक। वही मुख्तलिफ शहरों में ले जाते रहे, मुख्तलिफ फ़्लाइट्स में, कहीं गाड़ी में, कहीं कुछ में। तो तकरीबन तमाम कैंपों में मैंने कोई 200 के करीब लोगों के इंटरव्यूज़ किए। जी, अब इंटरव्यू तो हम कह रहे हैं, लगता है कि बड़ा लंबा इंटरव्यू होता है, यानी बाज़ों का तो 5 मिनट का भी है गुफ्तगू, लेकिन मैंने जो तादाद निकाली है गुफ्तगू लोगों से, उनमें बुज़ुर्ग शहरी भी हैं, नौजवान भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और कुछ मेरे अपने मुशाहिदात भी हैं। तो ये उस पर मैंने ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू कर दिया है। तो उस इंटरव्यूज में आपने उनसे मौजूदा हालात पे भी बात की या माजी पर भी बात की? जिन लोगों से माजी पर भी बात हुई है, तो एक आध लोग ऐसे भी थे उनमें मर्द जिनके लहजे में पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तलखी थी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम न इधर के रहे न उधर के रहे। तो इस तरह की भी बात एक आध जगह हुई, लेकिन मजमूई तौर पर उनका ये था कि अब हमारे लिए करने का काम ये है कि पाकिस्तान के पास फंड्स मौजूद हैं, ओआईसी के ज़माने के फंड्स हैं जो बिहारियों को पाकिस्तान लाने के लिए ज़िया-उल हक के ज़माने में फ़ंड रखा गया था करोड़ों रुपए का, जिनमें अरब मुल्कों ने कंट्रीब्यूट भी किया था। वो फंड वहीं पड़ा हुआ है और वो फंड जो है अब अरबों रुपए हो चुका है। हाँ, जाहिर है वो तो इतना बढ़ता रहा, बैंकों में था। 45 साल से तो ज़्यादा। क्यों ना इस फंड को हमारी बहाली पर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान तो हम जाएंगे नहीं। यानी मैं जो आपको बता रहा हूँ, 200 लोग, अगर मैंने 200 का इंटरव्यू किया, उनमें 200 के 200 मैं आपको कहने को तैयार हूँ कि वो एक भी बंदा नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा। क्यों जाएंगे हम पाकिस्तान? 2-3 वजूहात हैं, उसकी ठोस वजूहात जो उन्होंने बताई। एक तो ये कि जो बिहारी यहाँ से गए थे उनमें से आधे से ज़्यादा वापस आ गए पाकिस्तान से। जो आपके यहाँ अभी भी मौजूद हैं बिहारी, उनको आज तक आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड तक नहीं दिया, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है शहरी का। उनको शनाख्ती कार्ड नहीं है। जिन्होंने शनाख्ती कार्ड वहाँ बनवाए हुए हैं, उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, रिश्वत देकर ऐसे शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं जिनका नादरा के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। कहा जाए जहली, लेकिन नादरा के लोग इन्वॉल्व होंगे। तो कहते कि हम जाके क्या ये सूरत हाल करें? यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, कोई रुकावट नहीं। जब से 2008 में जब से हाई कोर्ट का फैसला आया है, तब से हमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हाँ, जब हम अफोर्ड कर पाएंगे कैंप छोड़ के शहर में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा कमाया है, शहर नहीं जा सकते, लेकिन बराबर वाला कमरा कैंप का खाली हुआ, कोई फैमिली चली गई, तो वो उन्होंने किराए पर यहाँ ख़रीद लिया, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अदरवाइज हालात ये हैं कि एक कमरा 8x10 का कमरा है, 8x8 का कमरा है, न उसके सामने सहन है, न उसके सामने बरामदा है, ना उसमें अंदर किचन है, ना उसमें वॉशरूम है। सबसे छोटा कैंप 700 कुंभों पर मुश्तमिल, 700 फैमिलीज। अगर हम सबसे कम लगा लें 5 अफराद पर फैमिली, 3500 हो गए। उनके लिए सिर्फ 10 वाशरूम है, कॉमन वाशरूम है 10। आप अंदाज़ा कीजिए कि 3500 लोगों में अगर और कुछ ना हो, 1500 भी ख़वातीन और बच्चियां हों, तो 10 वाशरूम में कैसे करेंगे? 10 वाशरूम ख़वातीन के लिए, 10 वाशरूम मर्दों के लिए। तो उनका कहना ये था कि अगर पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो वो ये करे। ये पढ़े लिखे लोगों की बात थी, जो बिहारी, इनमें बेचारे पढ़ भी नहीं पाए ना बहुत सारे, इनके कारोबार, इनके काम बहुत छोटे से। ज़्यादातर मैंने जिससे पूछा वो कहता मैं नाई का काम करता हूँ अमूमन, और बाज़ की नाई की दुकानें हैं। तो उनका कहना ये था पाकिस्तान ये करे कि जो फंड्स उसके पास मौजूद हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ राब्ता करके उन फंड्स को हमारी बहाली पर इस्तेमाल करे, हमें इंसानी ज़िंदगी दी जाए। वहाँ तो हम जा नहीं सकते, यहाँ हम तमाम हुकूक ले रहे हैं जब, तो हमें कम से कम ज़िंदगी ऐसी तो मिले कि हम इंसान कहलाए जा सकें। अच्छा, उसमें
मतलब आपने जैसे कहा कि ज़ाहिर है शिकायत तो मेरे ख्याल छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि जो लोग जो वक्त जो हालात उन्होंने गुजारे, जो वक्त उन्होंने गुजारा। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ ये भी थी ना कि क्या वो उस वक्त, आज वो उस फैसले पे अपने बुजुर्गों को कहीं रिग्रेट करते हैं कि हमें ये ऑप्ट करना ही नहीं चाहिए बहुत था? तलखी है इस हवाले से। एक बुजुर्ग है वहाँ पे, उनका नाम है अली आज़म। उनका इंटरव्यू मैंने किया, मैं आपको शेयर भी करूँगा वो इंटरव्यू, मैंने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया है। उनसे जब बात हुई कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये चिटागोंग में है, वो चिटागोंग के बिहारी कैंप में एक कमरे में वो छोटे आईने बनाते हैं, शीशा काट के फ्रेम बने बनाए ले आते हैं कारखाने से, शीशा खुद घर पे काटते हैं। और वो अब उनकी एज, कोई बता रहे थे कि मेरी एज इस वक्त 76 साल है, तो वो छोटे आईने बैठ के बना रहे थे, पालथी मार के नीचे फर्श पर बैठे हुए बना रहे थे जब हम उनके पास गए। फिर वहाँ जगह ही नहीं थी, हज़ारों फ्रेम्स पड़े हुए हैं, इधर एक छोटी सी चारपाई पड़ी हुई है, उस पर वो खुद सोते हैं, और मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी। हम कमरे के बाहर खड़े उनसे बात कर रहे थे, वो अंदर बैठे। फिर उनसे हमने गुजारिश की कि आप ऐसा करें, आपके कैंप के सामने ही ओबेड का दफ्तर है, तो वहाँ आ जाए, तो वहाँ कर लें। कहते हाँ। दूसरे दिन फिर वो वहाँ आए, वहाँ मैंने उनका 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अब इंटरव्यू जब उन्हें मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ख़ास तौर पर आप लोगों से मिलने आया हूँ, आपका हालात देखने आया हूँ, तो उनके जुमले सुन लीजिएगा। पाकिस्तान ने हमारा मर्डर कर दिया, पाकिस्तान ने मेरे बाप का मर्डर किया, पाकिस्तान ने मेरा मर्डर किया, पाकिस्तान ने मेरे बेटों का मर्डर किया। अभी हम आपको जिंदा नजर आता है? नहीं है, हम जिंदा नहीं है। हमारा तो जिंदगी मर्डर हो गया पाकिस्तान के चक्कर में। अब ये जुमले सुनकर मैं तो सुन्न हो गया। मैंने कहा, अब वो बंगला में, वो जो ओबेड के लड़के नौजवान मेरे साथ बैठे, वो बंगला में उसको ठंडा करने की कोशिश करते। मैंने कहा नहीं, जो कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, इनको कहने दीजिए। मैं इतनी दूर से सुनने ही तो आया हूं भाई इनसे। अगर आप इनको बोलेंगे कि जरा उसके दायरे में यूं यूं करके, तो ये इनका जो अंदर में वो उनको कहने दीजिए। फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, मेरा घर कैसा था, हमारा मेरी फूफियों के साथ कैसे कत्ल किया, कैसे बेहरमती की उनकी, जवान फूफियाँ थी मेरी, फिर मेरी बहनों को कैसे उठा के ले गए। पूरी उसने स्टोरी जो सुनाई, बड़ा दिलगुर्दा चाहिए ऐसी कहानियां सुनने के लिए। एक और खातून थी, बुढ़िया खातून, अकेली रहती हैं, हमीदा खातून, उनकी भी लगभग इसी तरह की स्टोरी। एक ही बेटा था जवान, किसी ने कुएं में धक्का दे दिया, मर गया। अब अकेली रह गई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई खाना खिलाने वाले। 80 साल की खातून है। एक और बुढ़िया खातून जिनको कैंप में कमरा भी नहीं मिला, एक बिल्डिंग थी बाहर कैंप से, उसमें जो सीढ़ी जा रही होती है ना, उस सीढ़ी के नीचे छोटे सा वो तिकोना से जगह बन जाती है, वो उनका घर था। पूरी जिंदगी गुजार दी उन्होंने। पूरी जिंदगी गुजार, 90 साल की एज है अब उसकी, 90 साल की एज है, और पूरी दुनिया में एक भी रिश्तेदार नहीं है उनका, अकेली हैं। पड़ोसी जो उस बिल्डिंग में रहते हैं, खाना वो दे देते हैं। अब उसकी सूरत हाल इतनी सी है कि वो उसमें न उठ सकती है न खड़ी हो सकती है, उनका कुब हो गया है, कुब निकल आया पूरा। और जहनी सूरत हाल उनकी ये है कि एक जुमला 4 बार भी बोलें तब भी वो मुंह खोल के देखती रहती है, गया समझ में नहीं आया बेटा मुझे आपकी बात। ऐसी ऐसी कहानियां वहां बिखरी हुई हैं कि जिनके लिए बिल्कुल संगदिल आदमी चाहिए जो उनको बैठ के सुने और रिकॉर्ड करे। अच्छा, इसमें जब अपना सोनू साहब, एक चीज़ है, हम सोचते हैं, देखें जो कुछ हुआ 70s में ऑनवर्ड्स, जो भी उससे पहले भी वाकयात हुए वहाँ पे, हम जानते हैं कि दोनों तरफ जो बंगाली कम्युनिटी थी और जो बिहारी कम्युनिटी थी, बंगालियों का कहना बाद में यही था कि भाई ये वही लोग थे जिन्होंने जब हम पे जुल्म हुआ तो उनको साथ दिया। लेकिन उससे पहले भी मालूम है कि ऐसे वाकयात हुए कि जब बंगाली नेशनलिज्म बहुत उरूज पर गया तो वहाँ पे लोगों को कत्ल किया गया, बिहारियों को
उससे पहले भी कत्लेआम हुआ कई जगहों पे, और बंगालियों के साथ भी जो हुआ ऑपरेशन हुआ, जो उसमें उनकी मास स्केल पर किलिंग हुई। लेकिन अल्टीमेटली वो जो भी हालात बने, और उसके नतीजे में हम यानी समझ लीजिए कि जो दो एक खित्ते थे वो किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन पर नहीं आ सके, और शेख मुजीब एक तरीके से उन्होंने अपना जो मकसद था उनका हो गया कि भाई उन्होंने हुकूक के नाम पर जो तहरीक शुरू की थी वो मुल्क भी मिल गया। तो ऐसा आपको लगा कि वहाँ किसी भी कम्युनिटी यानी दोनों तरफ से इन जो लोग थे, जो कि थे तो शहरी ही, आपके वहाँ रहने वाले थे, तो कोई रिकंसाइल करने की कोशिश दोनों कम्युनिटी की तरफ से कभी नहीं हुई कि इन लोगों को साथ रिकंसाइल किया जाए, या जो चीज़ हो चुकी माजी में, क्योंकि उसको अगर आप इंतकाम और शिकायत ही के फेज में रहेंगे तो वो तो कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये कभी आपने लोगों से बात की कि कोई इस तरह का कोई सिलसिला शुरू किया, या इन्होंने कभी इनिशिएट करने की कोशिश की कि इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाए? असल में लीडरों के करने के काम होते हैं। ये जो खुद बिहारी हैं, जो कैंपों में हैं, उनकी तो इतनी वो ज़ाहिर नहीं है, लीडरों के करने। अब बदकिस्मती से लीडर दोनों जानिब, बिहारियों के लीडर दोनों जानिब ऐसे मिले इनको जिन्होंने दुकानदारी की है, दुकानें चमकाई। मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं वहाँ गया तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट रखी 22 या 21 अक्टूबर को कि जी एक भी बिहारी पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, और उसके मैंने बताया कि मेरी जो अब तक फाइंडिंग्स हैं और अब तक जो इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें ये हुआ। तो यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ी वेबसाइट पर एक हफ्ते के अंदर 4 आर्टिकल लगे मेरे खिलाफ। नाम नहीं लिया मेरा, लेकिन कहा गया उसमें कि जमात इस्लामी की फंडिंग से एक साहब सिंधी कौम परस्त सहाफ़ी जो हैं वहाँ गए हैं, जो हमेशा GSN के साथ रहे, ये हुआ वो हुआ, और वहाँ जाकर वो बिहारियों के एजेंडे पर गए और बिहारियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मैंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक जुमला लिखा कि मुझे पाकिस्तान से भिजवाने वाले ख़ुद बिहारी हैं, मुझे स्पॉन्सर बिहारी ने किया है, तो मैं आगे क्या जवाब दूँ आपको। GSN के साथ नज़रियाती वाबस्तगी मेरी रही है, लेकिन मैं कभी मेंबर नहीं रहा, तो ये कहना तो बड़ा अजीब है। और ना एजेंडा था कोई मेरा एजेंडा एक इंसान का था, जो इंसानों से तकलीफ़ में उनकी 3 नस्लें गुजरी हैं, उनसे मिलने, उनके दुख दर्द देखने और सुनने गया था, और ये कम से कम हमदर्दी का वो लेवल था जो मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। आप लिखते रहिए बेशक। फिर उस खातून ने जिसने ये आर्टिकल लिखे, उसकी अब पिछले हफ्ते एक किताब भी अंग्रेज़ी में आई है बिहारियों से मुतल्लिक, इस्लामाबाद में उसकी तकरीब का मैंने हवाल पढ़ा, तो उनका फिर एक मैसेज भी था कि जी आपसे बात होगी, बिस्मिल्लाह जब दिल चाहे। तो वहाँ के और यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी दुकानदारियाँ चमकाई। बिहारियों के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स आ रहे थे NGOs के पास। तो हम जब कहते हैं कि बिहारी पाकिस्तान आना नहीं चाहते, जो खुद उन्होंने कहा है उसी को आगे बढ़ा रहे, तो इन लोगों के लिए तो तकलीफ़ की बात होती है कि उनका कारोबार, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। दूसरा ये कि बिहारी जो यहाँ मौजूद हैं उनको हमने कोई हुकूक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिए। आखिरी जो रिपार्टीशन हुई थी, वज़ीर आला ग़ुलाम हैदर वाइन थे पंजाब के, उन्होंने 324 फैमिलीज़ मंगवाई थी वहाँ से, और उनको मियाँ चन्नू जो उनका आबाई इलाका था वहाँ पर क्वार्टर बना के दिए थे। बहुत अच्छे क्वार्टर थे, मैंने देखे हैं वो। उसके बाद तो कोई नहीं आया। और जो यहाँ कराची वगैरह में हैं तो वो तो आधे से ज़्यादा वापस चले गए थे। ये अली आज़म जिनका मैंने रेफरेंस दिया, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपने कभी इस सवाल पे सोचा कि बिहारी यहाँ से जाने के बाद, पाकिस्तान पहुँचने के बाद कराची का क्यों रुख करते हैं? मैंने कहा आप बताइए। कहते इसलिए कि वो अपनी मेजॉरिटी चाहते हैं एक जगह, उनको खौफ होता है अपनी जान जाने का, क्योंकि उनके बड़ों ने उन्होंने अपने बड़ों को कत्ल होते देखा है, मरते देखा है, अपनी माँओं बहनों की इज्जत लुटते देखी है। तो इसलिए उनके जहन में अब ये नस्ल दर नस्ल खौफ चल रहा है। इसलिए अगर उनको आप पंजाब भी ले जाओगे पाकिस्तान, तो वो घूम फिर के कराची जाएंगे, क्योंकि बेशतर कराची में ही हैं, तो वो इकट्ठे रहना चाह रहे हैं।
यहाँ पर कई फैमिलीज कहता है ऐसी हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं बाहर जाकर शहरों में रहना, लेकिन नहीं जाती कैंप छोड़कर, इसलिए कि यहाँ पर उनको सेफ फील होता है कि हम जो अपनों में के साथ हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हम खुद बचपन में जब कराची में इंटीरियर सिंध में पढ़ते थे, तो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हम खुद दीवारों पे नारे पढ़ते थे, लिखते, बिहारी न खपन, सिंधी में चाकिंग देखते थे। अब मैं वहीं था जब मैंने ये लिखा कि मैं बिहारियों से मुतल्लिक करने आया हूँ, तो कई मेरे बहुत प्यारे दोस्त, कॉम्परस दोस्त, मजाकन उन्होंने कहा कि अब हम चाकिंग करेंगे कि शबीर सुमरो न खपे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, ये चाकिंग करो और मुझे इसकी फ़ोटो बना के भेजूँ ताकि मैं भी तो शेयर करूँ। तो इनको इंसानी बुनियादों पर देखना चाहिए। अब जब बांग्लादेश ने गवर्नमेंट ने भी और उनकी वहाँ की आला तरीन अदालत ने इनको हुकूक दे दिए हैं, तो अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि जो पाकिस्तान के पास OIC वाला पैसा जमा है इनके पास अमानतन, उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पर जाकर उनके और कुछ नहीं कर सकते तो जो कैंप मौजूद हैं उनको बेहतर बनवाया जाए। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने, मेरा ख्याल है खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे किया था, इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी कि इनके लीडरों को बुलाया था वहाँ बांग्लादेश में, उनसे कहा था कि जी हम कैंप ख़त्म कर रहे हैं, कैंपों की जगह पे हम हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे और हर फैमिली को 2-2 कमरे मिलेंगे। तो चूंकि वो दुकानदारी ख़त्म हो रही थी लीडरों की, तो उन्होंने इससे मना कर दिया और उन्होंने मुतालबा ये रखा कि हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट नहीं चाहिए, हर कुंबे को ज़मीन का एक घर दिया जाए अच्छा वाला, और उनकी यूटिलिटीज़ माफ़ की जाए तमाम। ज़ाहिर ये नहीं हो सकता था। अच्छा, अब आप जैसे गए, आप कहाँ गए? खुलना गए आप, सैदपुर जी मैं गए? पहले यहाँ से ढाका गया था, हम्म। और जो वहाँ पे दोस्त मेरे मुझे घुमाने फिराने के लिए विज़िट करवाने वाले, तो ओबेट वाले दोस्त और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर शाहिद मंसूर अमेरिका से आए हुए थे, डॉक्टर फयाज़ आलम के भांजे हैं, तो वो और कुछ और लोग, एक और सिद्दीकी साहब भी थे, खालिद सिद्दीकी साहब, वो भी अमेरिका से आए हुए थे। तो वो लोग उस दिन एक दिन पहले ढाका से चिटागोंग जा चुके थे, तो मैं ढाका में एक रात ठहर कर दूसरी सुबह फ्लाइट से मैं चिटागोंग चला गया, वहाँ उनके साथ मिला और फिर वो कॉक्सेस बाज़ार और दूसरे शहरों में हम इकट्ठे घूमते रहे। कुछ अरसे बाद वो शाहिद साहब और सिद्दीकी साहब तो वापस अमेरिका चले गए थे, फिर मैं ओबेट हेल्पर्स वालों के कारकुनों के साथ साथ, टीम के साथ मुख्तलिफ शहर घूमा मैं, सैदपुर, रंगपुर, खुलना, चिटागोंग और ढाका तो था ही, कुल 7 शहर मैंने मुख्तलिफ देखे जहाँ पे बिहारी कैंप्स हैं। वहाँ पे उनके साथ मुलाकातें हुई, दिन में हुई, रात में भी चला जाता था मैं लोगों को लेकर, ताकि नाइट लाइफ वहाँ कैसी है वो देख लूँ, उनकी जो है रात में उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। ख़वातीन से बात हुई, बच्चियों से बात हुई। ओबेट हेल्पर्स वालों की सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ जितने भी उनके कारकुन रज़ाकार काम में बिज़ी नज़र आए, वो सब बिहारी कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कैंपों से ही उनको उठा गए, तालीम देकर उन्होंने इस काबिल किया कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। सैदपुर में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, बहुत अच्छी बिहारियों के लिए। उसमें जो डॉक्टर इंचार्ज है, कासिम नाम है, वो भी बिहारी बच्चा है, कैंप से उठा है, उन्होंने MBBS करवाया उसको। इस वक्त जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं वो तो स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, सब कुछ है ओबेट वालों का फ्री। सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि ढाका यूनिवर्सिटी में तकरीबन 6 लड़कियों को वो डॉक्टरेट की तालीम दिलवा रहे हैं, PhD, जिन पर सालाना फीस सिर्फ $15,000 अमेरिकन डॉलर जाती है। कई ओबेट के ताउन से लड़के लड़कियां निकले हैं पढ़कर, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए सहारा बने हुए हैं। अच्छा, एक तो चले, ये तो आपका ज़ाहिर है कि
आपका एक तरीके से दौरे का बुनियादी मकसद यही था और आपने इस इशू को कवर करना था। जो अभी हालिया तब्दीली आई है शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म होने, यानी अब साल से कुछ ज़्यादा अरसा ही हुआ है उसको, तो वहाँ आपको क्या कोई उमूमी क्या तासुर मिला कि लोग, शहरों का माहौल कैसा है, लोग क्या सोचते हैं इस देखिए, बारे में? मेरा पहला दौरा था, इसलिए मुझे ये नहीं मालूम कि शेख हसीना के दौर में या उससे पहले क्या सूरत हाल थी। अब जो सूरत हाल ये थी कि वहाँ के लोग बताते थे, और यहाँ से जो गए हुए लोग थे घूमने या किसी भी काम से, उनसे भी मैंने सुना कि शेख हसीना के दौर में ये था कि अगर किसी महफिल में कोई पाकिस्तानी बंदा आ गया और पता चला कि ये पाकिस्तानी है, तो वहाँ के लोग, मकामी लोग उठ के चले जाते थे। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता था, कोई उसको एंटरटेन करने या मेज़बानी करने के लिए तैयार। अब 180 डिग्री का फेरा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक आखिरी से एक दिन पहले चिटागोंग में मुझे पता चला कि ख़वातीन के कपड़े यहाँ अच्छे मिलते हैं, तो मैं बच्चियों के लिए और वाइफ के लिए लेने चला गया एक मार्केट में कि बेटियाँ भी हैं, मेरी बहू भी है, और उनके लिए ले लेता हूँ मैं। तो ओबेड की ही एक बच्ची है वहाँ पे, रज़ाकार फरहा, वो साथ गई मेरे, क्योंकि ख़वातीन के कपड़े उन्हीं को ज़ाहिर है, तो वो साथ ले गई। मार्केट में एक दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, उसमें हम गए। यूँ समझ लें कि 26,000 का उन्होंने मुझे बिल बना दिया 4 जोड़ों का, सेल्समैन ने। तो वो कम नहीं कर रहा था, कम करते करते भी उस लड़की के बंगला में वो बात करने 22,000 पर आके अटक गया। तो उस लड़की ने कहा कि भाई वो कम कर दो, ऐसा 20 तक कर दो, ये पाकिस्तान ले जाएंगे, हमारे पाकिस्तान के मेहमान हैं। तो उसने, सेल्समैन ने कहा कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। तो वो कोने पे एक बुजुर्ग बैठे थे, वो उठ के आ गए, वो मालिक थे दुकान के। आप पाकिस्तान से हैं? बंगला में पूछा तो मैं चुप रहा। उस लड़की फरा ने कहा कि हाँ ये पाकिस्तान से, इनको बंगला नहीं आती, उर्दू बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने, सेल्समैन का बिल दो, उसने बिल दिया। कितना बनाया? कहते 26,000, और ये कह रही कि 20 कर दो, और मैं 22 कह रहा हूँ। तो उसने वो पेन लिया, उससे 26,000 को काट के 16,000 कर दिया। और वो बंगाली थे? बंगाली। एक बी कैटेगरी का होटल था, वहाँ खाना खा रहे थे मैं और वहाँ का एक बच्चा था, वो बेट का महफूज आलम, खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा महफूज यार तुम बहुत खर्चा कर रहे हो मुझ पर, अब ये मुझे देने दो। नहीं सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो काउंटर वाला सुन रहा था, ये काउंटर वाले ने कहा क्या है? बंगाल में पाकिस्तान के दोस्त हैं, कराची से आए हुए, तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो अब ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं अब आपसे पैसे लूँ। कमाल हो गया, होटल का बंदा। फिर महफूज ने तो खैर ज़बरदस्ती करके दिए पैसे उसको, लेकिन वो होटल वाला, उसका दिल इतना था, कहता पाकिस्तान का मेहमान है तो मैं भी आपसे पैसे नहीं लूँगा। उसने फिर मुझसे पूछा कि आपको कोई यहाँ पे खाने में हमारे कोई, वो उसी होटल के करीब था जहाँ मैं ठहरा हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं दाल खोर आदमी हूँ, गोश्त वगैरह से अवॉइड करता हूँ, तो आपके यहाँ जो दाल है वो तो यखनी है, दाल तो है ही नहीं, उसमें दाना ढूंढना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तानी दाल। कहता अगर आप कल से आना शुरू करें खाएं यहाँ पे, तो मैं बनवा लूँगा आपके लिए। 3 दिन था मैं, तीनों दिन वो पाकिस्तानी स्टाइल की दाल सिर्फ मेरे लिए बन के आती थी, 1 प्लेट। मूंग की दाल, कभी वो दाल, यानी गाढ़ी, वरना इनका तो ये था कोई पूरी प्लेट पानी से भरी होती, यूं देखो तो दाना। इस तरह का यार, इस तरह का गेस्ट हाउस कौन देता है हमारे यहाँ? तो मुझे तो सवाल, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे? सवाल ही पे तो मैं तो यहाँ से डरते डरते गया था कि यार एक तो अकेला जा रहा हूँ, मेरे तिब्बी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल पहले मैं बीमारी से उठा हूँ शदीद, किडनीज का मसला, शुगर का मसला, पता नहीं कैसी सूरत हो, और अकेले सफ़र करना, अकेले रहना। तो अनवार भाई को मैंने कह दिया था, बेड वालों को, कि जब भी होटल में ठहराना तो एक बंदा आपका होना चाहिए साथ। और शबीर भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ, तो कोई ना कोई लड़का वो बेड का मेरे साथ रहता था। और फिर मैं इसलिए भी एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि आपने तो वो जो पूरे 1970-71 की जो पूरी तारीख है उसके वाक़यात को खुद भी पढ़ा है, उसमें बहुत काम भी किया आपने, चीज़ें जमा भी करते रहे हैं, आपके पास बहुत एक अच्छा ज़ख़ीरा है उस मालूमात का, तो वो भी एक आपके बैकअप
द जी माइंड जी में था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ये बात भी कर रहे थे ना कि मेरे जहन में एक चीज़ ये भी थी कि मैं जा रहा हूँ और मैं एक ऐसी कम्युनिटी के पास जा रहा हूँ जिसके जिसके खिलाफ रहे हैं, जिसके खिलाफ रहे। हाँ। खिलाफ, सीधे लफ्ज में हाँ। सिंधी, हम सिंधी लोग हम्म। बिहारियों की आमद और बिहारियों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन उल्टा हिसाब हो गया ना हमारा, कि हमने उन 40 लाख अफगानियों की खामोशी से मेज़बानी कर ली, जिन्होंने यहाँ असलहा और मुनशात फैलाई, और अफगान बस्तियों के नाम पर हमारी ज़मीनों पे कब्जे किए। उनके खिलाफ तो हमने कुछ नहीं किया। कोई एक मूवमेंट बता दें जो हम लोगों ने सिंध के अंदर अफगानियों के खिलाफ की हो? कभी नहीं। ये तो इनकी तो तादाद ही 2.5 लाख थी भाई, 3 लाख का रिकॉर्ड होता रहा। आप जिन जो हालात देख कर रहे हैं उसके बाद तो लगता है कि तो मतलब किस गैर इंसानी हालात में ये रहे वहाँ उनके। सर यही है ना, मैंने आपसे अर्ज किया कि यार 8x10 का कमरा या 8x8 का कमरा, और 14 अफराद की, 14 अफराद की फैमिली, 12 अफराद की फैमिली, 6 अफराद की फैमिली, उनमें बच्चियां हैं, उनमें बहुएं हैं, नई शादी किया हुआ जोड़े हैं। जिंदगी प्राइवेसी कहाँ होगी? प्राइवेसी। बच्चियों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि सर हमारी प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें से सब एक चीज़ और बताइए कि वो अब जाहिर है कि वो तो आपका पूरा आपने हमने तो सिर्फ एक उसका मेरे ख्याल से शायद एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक तारुफ के तौर पे जो आपका पूरा काम है, और मैं हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सामने आए और वो किताबी शक्ल में जो आपने किया है। तो एक चीज़ और ये बताइए कि अगर हम यहाँ से आपका सफ़र शुरू करें तो जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि आप जब जा रहे थे तो आपका तासुर था और फिर आपने बहुत से वाक़यात शेयर किए। तो पहला हमारा एक किसी भी मुल्क से जो इंटरेक्शन होता है वो उसकी इमिग्रेशन से होता है। तो वहाँ आपको क्या जो सरकारी अमला था, लोग थे, उनका रवैया कैसा लगा? उस बारे में आपका क्या तजुर्बा रहा? क्योंकि ये भी किसी एक कौम के दूसरे कौम के बिल्कुल बारे में मिजाज बहुत चीज़ों को बताता है। मिजाज को बताता है। यहाँ से जाते वक्त तो ज़ाहिर है हमारे लोकल बंदे थे इमिग्रेशन वगैरह पे, तो हुँ। वो जो सब होता है सिलसिला वो हुआ। वो हमसे ज़्यादा गैर मुल्की होना सलूक करते हैं। दुबई में भी मेरे साथ वही सलूक हुआ जो एक पाकिस्तानी के साथ होना चाहिए, कि जूते भी उतारे गए, बेल्ट भी उतारा गया। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि बेल्ट ना हो तो पैंट रुकती नहीं है। तो जब तक मेरी बारी आए तो मैं एक हाथ में हैंड कैरी और एक हाथ में पेंट पे हाथ था, दूसरे हाथ में बेल्ट और जूते मैंने डाल दिए ट्रे में, वो जा रहे थे आगे। तो यहाँ सिलसिला वहाँ पे ये हुआ कि ढाका में उतरे हम, ज़ाहिर है वो जो मुझे लेने के लिए आने वाले थे नौजवान, वो तो बाहर खड़े हैं, अंदर तो एक्सेस नहीं होती एयरपोर्ट के अंदर। तो मैं जैसे गया तो एक खातून थी इमिग्रेशन अफसर। तो हमारे यहाँ तो इमिग्रेशन अफसरों की टोर बड़ी होती और यूनिफॉर्म वगैरह, उनका सादा सा लिबास था। यहाँ तक कि यहाँ जो स्टील के या सिल्वर के फूल होते हैं ना, वो भी नहीं थे, वो कढ़ाई से बने हुए थे। और तमाम यूनिफॉर्म्स पे यही देखा मैंने बांग्लादेश के एयरपोर्ट्स पर, कि फूल लगे हुए नहीं थे, स्टील के कड़े हुए थे। कड़े हुए थे शोल्डर्स के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये तो इतनी महंगी चीज़ नहीं, बहरहाल रिवाज है, हो सकता है। तो उस खातून में चौथे नंबर पर पहुंचा था, उनके मेरे आगे 3 लोग और खड़े थे क्लियरेंस के लिए। तो मेरे पासपोर्ट सबके हाथ में था। तो यूं करके उन्होंने देखा, खातून, उनकी शायद आदत थी कि बार बार यूं नज़र उठा के लाइन को देखती कितने रह गए। तो मेरे आगे जो 3 थे, बराबर वाले काउंटर वाले बंदे से उन्होंने बात की और इन तीनों को कहा कि आप इधर आ जाएं। वो तीनों बराबर वाले काउंटर पे। अब मेरी बारी आ गई, मैं तो मुझसे पासपोर्ट लिया, खोला, देखा, पाकिस्तान। कहाँ से आए? कराची से। हमारा एक अंकल उधर रहता है। तो मुझे अंदाज़ा था कि उधर ही हो जाए। मैंने कहा औरंगी टाउन में? हाँ, आपको पता है? मैंने कहा आपकी कम्युनिटी ज़्यादातर औरंगी टाउन में रहती है। अच्छा, वो खातून बिहारी थी? बंगाली बंगाली थी। बंगाली। हाँ, तो फिर उसने अंग्रेज़ी में कहा मुझे कि औरंगी टाउन कराची में कहाँ है? मैंने कहा मगरिब में, वेस्ट कराची का जो इलाका है। उस वक्त नई नई आबादी हुई थी, अब तो वो समझने के बहुत करीब आ गया और यूँ हो गया। अच्छा अच्छा। तो उसने कोई चीज़ें मेरी चेक नहीं की, बेल्ट खुलता है, ये करता है वो।
ठीक है, ओके, स्टैम्प लगाया। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए है, 31 को वापसी है मेरी। आप जास्ती करता है उस खातून का। तो मुझे फिक्रमंदी होने लग गई। नया बंदा, मैंने कहा कैसे? आपको कम से कम हमारे मुल्क में 1 महीना रहना चाहिए। मैंने कहा आप दावत दे रहे हैं? वो हंसी और कहेंगे हाँ आ जाओ। मैंने कहा अगली बार इंशाल्लाह 1 महीने के लिए आ जाएंगे, अभी तो मेरा यही है। ठीक है, ओके, वेलकम बांग्लादेश, बीडी, वेलकम टू बीडी, ये कह के स्टैम्प करेंगे। और ढाका से दूसरे दिन जब चिटागोंग जा रहे थे, तो चिटागोंग में एक अफसर ने मेरे साथ यही किया। उसने तो चाय का इसका उसका पूछा, और मेरे मना करने के बावजूद वो एक पेपर कप में चाय ले आया। और मैंने कहा मैं तो नहीं पिया, अभी खाना खाया मैंने, लाओ मुझे जाना था। तो उसने कहा 1 घूंट पी ले। मैंने 1 घूंट पिया तो साइड पे कर दिया, उसने उठा के वो चाय पी ली। तो ये जो छोटे छोटे गेस्चर्स होते हैं, ये बताते हैं कि अगला आपसे मोहब्बत का सलूक कर रहा है। शेख हसीना का जो वक्त गुजरा, तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ये मिसाल दी जाती थी कि देखिए बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और वो हमसे बहुत आगे निकल गया तरक्की में, और उस पूरे अरसे में जो है उनकी इंडस्ट्री ने भी बहुत ग्रो किया। तो क्या उस तरक्की के असरात आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आए, ढाका में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आए? जी राना साहब, आपको हैरानी होगी, मुझे भी शदीद हैरानी हुई। ढाका कितना बड़ा शहर है। रकबे के लिहाज से कराची से बहुत छोटा है, लेकिन आबादी के लिहाज से कराची से बड़ा है। आबादी कराची से कहते हैं ढाका की ज्यादा है। 3 दिन एक बार रहा, 1 दिन 1 रात पहले रहा। पूरे ढाका में मुझे 3 भिखारी नजर आए। अब बता दें, मिसाल कर लें, आप तकाबुल कर लें सर कराची के साथ। पूरे ढाका में 3 भिखारी नजर आए, वो भी कहाँ? एक नजर आए मुझे वहाँ की मस्जिद बैतुल मुकर्रम पे। बैतुल मुकर्रम का एक और छोटा वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बैतुल मुकर्रम पे नजर आए और 2 जो है मार्केट एरिया में। एक खातून थी, 2 बूढ़े मर्द थे। हमारे भिखारियों की तरह हट्टे कट्टा कोई नहीं था, दोनों तीनों कमज़ोर, खातून भी बड़ा बुजुर्ग और कमज़ोर, और वो मर्द भी दोनों बूढ़े। बैतुल मुकर्रम मस्जिद में मुझे जाना था। मुझे डॉक्टर फयाज ने भी कहा था कि शबीर भाई बैतुल मुकर्रम मस्जिद ज़रूर जाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल। ये ढाका की बात है? ढाका बहुत मशहूर, जिसके नाम से यहाँ भी बैतुल मुकर्रम मस्जिद बनी बाद में, गुलशन में हमारे। तो वहाँ के नौजवान हैं, वो बैठ के ढाका में, नूर हुसैन, बहुत नस्तलीक ज़हीन बच्चा है, दुबला पतला सा, और आईटी का इंचार्ज है वो बेड में। तो उसके वक्त हर वक्त डिजिटल कैमरा साथ होता था, बड़ा अच्छा। तो उसको मैंने कहा नूर हुसैन यार वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद जाना है। कहते हाँ चलेंगे, सुबह चलेंगे। ठीक है। 10-11 बजे सुबह में हम गए। तो बैतुल मुकर्रम के बाहर गिरिल का दरवाज़ा है, उसके आगे सारे रेडियो पर कपड़े बेचते हैं, सिले सिलाए। तो बैतुल मुकर्रम पे गए तो अंदर ब्राउन यूनिफॉर्म में गार्ड खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ताला लगा हुआ था, खोलो अंदर जाना है। नमाज के वक्त। तो उसने भी बड़ी मेहनत समझ के उन्होंने, और हमारे साथ 3-4-5 मौलवी किस्म के बच्चे भी खड़े थे मदरसे के, वो भी जाना चाह रहे थे अंदर। नमाज से आधा घंटा पहले आए, खुलेगी, नमाज के आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी। तो नूर हुसैन को अचानक वो आ गया कि यार वो ये हमारे दोस्त जो हैं कराची से आए हैं और ये कल वापस जा रहे हैं। कराची पाकिस्तान, गार्ड हैरानी से। तो वो जो लड़के लोकल खड़े हुए थे उनको हटो, उनको हटा के उसने लॉक खोला, मुझे अंदर करके, नूर हुसैन को भी अंदर नहीं आया। यार इसको तो अंदर आने दो, ये तो मेरा गाइड है, यही अंदर घुमाएगा। चलो ओके, खोल के फिर उसको अंदर किया, फिर ताला लगा दिया। हमने पूरा दिन घूमो। यानी ये वो अनपढ़ गार्ड था, वो लड़का था, नौजवान लड़का था, कोई 22-24 साल का बच्चा था, जो अपने लोगों को धुतकार रहा था, नहीं नमाज के वक्त आओ। पाकिस्तान का, कराची का नाम सुन के उसने ताला खोल दिया। ढाका में मैंने वो जो एक सवालनामा था मेरे पास बिहारियों से मुतालिक, तो मैं चाह रहा था कि जो एनजीओइस्ट हैं
यहाँ के जो एनजीओइस्ट लड़के नौजवान लौटते हैं, वो लोग मुझे इन सवालों के जवाब दें, और जो अहले दानिश तबका है। तो मैंने उनसे बात की, तो अनवर भाई ने कहा कि करवा देते हैं इंतज़ाम। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं परवेज साहब, वो बिहारी हैं, उनका एक दफ्तर है मैनेजमेंट का इसका, उनके दफ्तर में उन्होंने इंतज़ाम किया, क्योंकि अनवर भाई खुद बीमार हो गए थे वहाँ पे, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं उनके यहाँ गया, तो उनके 20-25 लोगों का उन्होंने बुलाया था, जिनमें ढाका में बांग्लादेश में उर्दू के बहुत बड़े शायर मोहतरम नौशाद नूरी साहब की बेटी अदीशा बाना भी शामिल थी। नौशाद नूरी साहब का तो इंतकाल हो गया। उर्दू शायर, बहुत बड़े उर्दू शायर, नज़्म के बड़े बाकमाल शायर, कई किताबों के मुसन्निफ, उनकी बेटी अदीशा बाना भी थी, जिनसे मेरा पहले से रब्ता हो गया था जब मैं यहाँ से जा रहा था, और डॉक्टर फयाज़ की मार्फत वो भी थी। तो वहाँ पर उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, सब लोगों से बात हुई, ये हुई वो हुई, कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या काम किया, आपने क्या। उन्होंने बताया कि हमारी एनजीओ ये कर रही है, हमारा ये कर रहा है, हमारा वो। तो अदीशा बाना ने वहीं मुझे कहा कि भाई आप थोड़ा टाइम निकालें, मेरे घर पे एक वक्त का खाना तो खा लें कम से कम। मैं कल तो जा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कल ही खा लें आप, फिर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरे दिन फिर शाम में हम उनके यहाँ गया, उनके घर में उन्होंने फिर उनका घर है ऊपर, मेरी वजह से उन्होंने इंतज़ाम किया, बेटी के घर पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ आ गई, खुद आ गई। अच्छा, उनके जो हैं बड़े भाई अदीशा बाना के, नौशाद नूरी साहब के बड़े बेटे हेकल हाशमी, वो बड़े बाकमाल राइटर हैं, बांग्लादेश के बड़े बाकमाल राइटर हैं। बंगाली में लिखते हैं वो? बंगाली में लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, लेकिन बंगाली किताबें उनकी बंगाली में। तो वो भी शरीक थे, और भी लोग थे। तो बड़ी अच्छी वहाँ महफिल रही। मुझसे उन्होंने पूछा, जो मैं बताना चाह रहा, कि आपने दौरा तो कर लिया कैंपों का, अब अगर हम फरमाइश करें कि बिहारी कैंप्स को एक जुमले में बयान कीजिए, ये क्या होगा? मैंने कहा, जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि इसको, इन कैंपों को आज़ाद कैद खाना कहना चाहिए। तो वो बड़े मुतासर हुए, बड़ी मोहब्बत से कहा, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब कैद खाना इन मानों में कि ये किसी भी वजह से, मुआशी या कोई वजह है, बाहर नहीं रह सकते, और आज़ाद इन मानों में कि इनको कोर्ट ने हक भी दे दिया है कि आप बाहर जाके ख़रीद भी सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ, लेकिन मजबूर है, नहीं कर सकते। इस वजह अभी इंटर मैरिजेस भी हो रही हैं बंगालियों के साथ बिहारियों की। एक दो वहाँ पे जो बैट हेल्पर्स के पूरे बांग्लादेश के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मेरे ख्याल में, सोहेल अख्तर साहब, उन्होंने अपनी बहू से मिलवाया, पिछले साल शादी की बेटे, वो बंगाली बच्ची है। इसी तरह कई बिहारी फैमिलीज़ ने मिलवाया बंगाली बच्चियों, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी अपनी बच्चियाँ भी बंगालियों में ब्याही जा रही हैं। तो ये कोई तफरके वाली वो चीज़ अब रही नहीं। नौजवान जो हैं, उनसे जो गुफ्तगू हुई बच्चों से, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़ों ने जो किया सो किया, हम तो इस धरती के बेटे, हम तो नहीं जाना चाह रहा पाकिस्तान। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि वो जो सवाद रौमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है, तो आपने वो जो देखा वहाँ पे सूरत, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप कराची में भी, हम कराची में ही रहते हैं हमारे, तो क्या आपको ढाका एक तरक्की याफ्ता शहर लगा, और वहाँ पे उसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके असरात नज़र आए कि जो इस मुआशी तरक्की का हम सुनते आए कि भाई? हाँ, मैं माजरत भूल गया, इससे कंटिन्यू मैंने ये एक बात की आपको कि पूरे ढाका शहर में मैंने हाँ, तीन भिखारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, वगैरह। यहाँ पर हमने अगर मवाजना किया जाए तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर 2000 रुपये में लाठियाँ खाते देखा है, ख़वातीन को लाठियाँ खाती हैं, और डिवाइस जिस पर अंगूठा लगता है पैसे मिलने, उसका डिवाइस होल्डर भी पैसे काटता है इनके कमीशन, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। वहाँ पर का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ख़वातीन चला रही है, एनजीओज़ में ख़वातीन हैं, और कुछ नहीं है तो ख़वातीन अच्छी कुक हैं, बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी एनजीओ में, कंपनियों में जो स्टाफ के लिए खाना वाना बनता है वो ख़वातीन बनाती हैं। ज़ाहिर कम पढ़ी लिखी होंगी तभी ये काम कर रही हैं, लेकिन
मैंने उनको देखा है कि वहाँ के लोग जो स्टाफ मेंबर या अफसर लेवल के लोग, उनके साथ भी, उन खवातीन के साथ उनका सलूक इसी तरह था जैसे घर में किसी अपनी खातून के साथ हो कि बाजी, बंगाली में बोलना, ये ले आओ, बाजी सुमरो साहब के लिए ये तैयार करना है आज, जी भाई। तो यहाँ पर तो हमने यही देखा कि हमने 2000-4000 रुपये देकर खवातीन को क्या हाशर कर दिया, बेकारी बना दिया। वहाँ पे तो मुझे बेकारी नज़र नहीं आया। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेहतरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है। सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ये है कि क्योंकि ढाका में बहुत ज़्यादा आबादी है, इस वजह से जो भी काम आपने करना है कि मुझे इसी टाइम पे करना ज़रूर है, तो वो आप 3 बजे दोपहर से पहले करने। अच्छा, 3 के बाद अगर आप रोड पर निकले तो कोई गारंटी नहीं कि आधी रात तक आप घर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। ट्रैफिक जैम होना मामूल है और उन्होंने इसको अपनी आदत में शामिल कर दिया है कि अब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, ड्राइवर बड़े सुकून से बैठा हुआ है। लेकिन जिस सड़क पर ट्रैफिक जाम है वो सड़क बनी हुई। सड़कें तो बेहतरीन है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पर हरियाली भी है। ख़ास तौर पर चिटागोंग जो शहर है वो तो ऐसा हरा भरा है कि पूरे शहर में आप कहीं भी निकल जाएं आपको लगेगा मैं बाग में घूम रहा हूँ। इतने दरख्त, इतने दरख्त। आप घास मंडी के इलाके की तरफ गए ढाका में? नहीं, मैं नहीं जा सका, क्योंकि वो वही इलाका है जहाँ घास मंडी में उन शेख मुजीब की रिहाइश भी थी, म्यूजियम अब तो शायद वो खत्म अच्छा, हो। उसको घास, शेख मुजीब की रहाइश मसमार हुई देखी मैंने। अच्छा, वो चूंकि मेरे होटल के करीब थी और ओबेट हाँ, वो हेल्पर्स घास का, मंडी का इलाका। हाँ, ओबेट हेल्पर्स का दफ्तर भी वहाँ करीब था, तो वो मुझे एक लड़का ले गया था बाइक पर, क्योंकि ये गाड़ी में मुझे ले जाते थे, ट्रैफिक जाम में फंस जाते थे। तो मैंने गुजारिश की हुई थी इनसे कि आप ऐसा कीजिए कि बजाय गाड़ी के मुझे बाइक वाला कोई बच्चा दीजिए ताकि मैं निकल तो सकूं, पहुंच तो सकूं। तो उसके बाद ये नूर हुसैन हो गया। सॉरी, घास मंडी मैंने धान मंडी धान मंडी, धान मंडी, बिल्कुल। मुझे अपना लियारी वाला घास मंडी। तो फिर वो नूर हुसैन या दूसरे लड़के जो है ना, मुझे अपनी बाइक पे बिठा। मुआशी खुशहाली का एक और मिसाल, छोटी सी मिसाल है लेकिन बहुत आम है। आपको यहाँ पर सीडी बाइक नजर आती हैं, चाइना की बाइक्स नजर आती हैं, पुरानी भी नजर आती हैं। ढाका, चिटागोंग या पूरे बांग्लादेश के किसी शहर में मैंने छोटी बाइक नहीं देखी और पुरानी बाइक नहीं देखी। नौजवान हेवी बाइक्स के शौकीन है और हर नौजवान के पास हेवी बाइक है, किसी के पास 70 नहीं है, 125 या वो, और बड़ी बेहतरीन किस्म की लशपश बाइक है, बड़ी हेवी किस्म की बाइक जो अभी मेरे बेटे जैन ने ली है, तो उन्होंने 4.5 लाख की ली है। तो उसी टाइप की बाइक्स सबके पास। किसी के पास नॉर्मल CD70 या C70 नहीं देखी, किसी के पास पुरानी बाइक नहीं देखी, टूटी फूटी, नई बाइक लशपश, और हर नौजवान के पास बाइक, जिसके पास अगर है तो हेवी बाइक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि उन मुआशी हालात को देख के आप कोई एक मुझे तो लगा बहुत अच्छे, और ये एक तरीके से आप देखते हैं ना कि एनुअल यकीन हासिल हो जाता है आदमी को जब वहाँ देखता है। बिल्कुल, कि मुआशी हालात तो ऐसे नहीं थे कि हुकूमत शायद, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनको आखिरकार शेख हसीना ने जो पॉलिसी इख्तियार की वो बुनियादी वजह बिल्कुल यही बात थी। और है तो मुसलमान मुल्क ना हमारा, मुसलमान बराबर। हसीना वाजिद का जो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था, उसमें उसके कारोबारी मुफादात बहुत ज़्यादा, उसके ख़ानदान के, इस वजह से भी लोगों में उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा। दूसरे जमात इस्लामी वहाँ की जो लोकल है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, बहुत पॉपुलर हो रही थी। फिर उसके ज़माने में जैसे BNP के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, तो वो यानी हमें ये समझना चाहिए कि एक स्टोरी होती है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन अनरिजॉल्व रहे तो वो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है वो चीज़। तो शबीर साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सी बातें और भी हैं जारी, तो हम तो आपस में जाहिर काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं मौज़ूआत पे। कुछ अगर हम आते हैं कि आपको एक, जिसे कहते हैं कि एक यूनिक मौका ये मिला कि आपने अपने करियर में सिंधी प्रेस से अपना करियर आगे शुरू किया और आप वहाँ भी बड़े इदारों में रहे जो कि सिंधी के बड़े इदारे हैं, और फिर आपने उर्दू में भी काम किया और उर्दू में भी आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने काम की वजह से।
तो ज़रा आपने कुछ कैरियर के उस हिस्से के बारे में बताइए जब आप कवर कर रहे थे, और ख़ास तौर पे क्योंकि आपसे मुझे कई हम क्योंकि आपके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला कि आप बेनज़ीर साहिबा को भी आपने कवर किया। तो जी हाँ, दिसंबर में जब हम उन एक याद ये है, तो एक ये भी दायरे का एक और सान्या है जो बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल। गुज़रा। तो वो कुछ वक़्त बताइए कि किस अख़बार के साथ मुंसलिक थे, और वो बेनज़ीर साहिबा को किस वक़्त कवर कर किया आपने उनकी जी। पॉलिटिकल सरगर्मियों को, या उनके कोर्ट्स में जो उनकी पेशियाँ होती थीं? वो है कि मैं 84 में कराची आया, लाड़काना से। दादू से, दादू से सारे, हाँ, दादू से। दादू से। असल में हुआ ये कि मेरे वालिदैन, मेरे वालिद और वालदा, उनका सीता एक कस्बा है दादू का, सीता रोड, सीता। वहाँ से ताल्लुक़ था। मैं वहाँ से इंटर करके फिर आया कराची, तो यहाँ आकर एसएम कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 महीना यहाँ मैंने एक सिंधी मैगज़ीन था ख़वातीन का, अद्यूम, जिसमें पहले मैं लिखता था, वहाँ से शायरी भेजता था। उनसे मुलाकात करने चला गया, उन्होंने कहा कि यार मेरे पास सब एडिटर की जगह है, असली तुम आ जाओ। मैं आ गया। उससे पहले प्रेस क्लब वाला रोड जो है, सरवर शहीद रोड कहलाते, इस पर एक ईरानी का किताबों की दुकान थी, अलमास बुक हाउस। 15 दिन पहले ज़िंदगी के वहाँ काम किया मैंने एज अ सेल्समैन। उनके पास उस ज़माने में ईरान से किताबें आती थी जो वो पैक करके भेजते थे अमेरिकन कॉन्सुलेट को। तो मेरा काम ये था कि जो कस्टमर आए उससे बात भी करूं। तो वहीं पर मेरी साईं जीएम साहब से भी मुलाकात हुई। वहीं पर पीर अली मोहम्मद राशिदी भी आया एक बार, पीर हुसामुद्दीन राशिदी भी आते थे, और भी कई सारे बड़े बड़े लोग आते थे। तो 15 दिन 20 दिन मैंने वहाँ काम किया, पहले वाले कराची आने के। 550 रुपये तनख्वाह बोली उन्होंने। जब 15-20 दिन बाद अदयूं रिसाले में मुझे मिला कि 1250 की तनख्वाह पर, तो मैंने ईरानी अली असगर फरजाना नाम था इनका, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे ये 1250 की मैं तो जाना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल जाओ, तरक्की करो। पहली जॉब, उसके बाद अदयूं रिसाला 1 साल तक। उसके बाद फिर अदयूं रिसाला चूँकि मैगज़ीन था, तो वहाँ पे मैं अखबार वगैरह पढ़ता था, और हमारा ताल्लुक़ ये था कि भाई इश्तिहार देखने चाहिए कि नौकरी कहीं से मिले। APS COD, उस ज़माने में APS नहीं था, उस ज़माने में था COD पब्लिक स्कूल। वहाँ के लिए आया, सिंधी लैंग्वेज टीचर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं भी चला जाता हूँ। वहाँ गए, इंटरव्यू में 15-20 लोग थे, ख़वातीन भी मर्द भी। तो मेरी जब अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उस ज़माने में COD के कर्नल थे तैयब रिजवी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के और APS वगैरह के हेड वही थे। प्रिंसिपल खातून होती थी। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको सिंधी बोलना आती है, मैंने कहा मेरी सिंधी मदर टंग है। तो उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि रजिस्ट्री धर दें भर्ती वाला, सिंधी इनकी मदर टंग है, इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। अब तक आपने जितने इंटरव्यूज किए हैं, उन्होंने 9th में सिंधी पढ़ी हुई है, उनको सिंधी नहीं आती, मदर टंग नहीं है उनकी। तो मैं उन्होंने दिया अपॉइंटेड मिस्टर शब्बीर सुमरो, ये कल से आ जाए। APS में मिल गई जॉब, शाह फैसल में चला गया। फिर मैं 1 कमरे का 2 कमरे का मकान लिया किराए पर, वहाँ से मैं आ जाता था। तो फिर यहाँ से जर्नलिज्म का सफ़र कैसे आया? वहीं पर शाम को मैंने फ्री होता था सारा दिन, अब 2 बजे के बाद क्या करूं, अदबी तंजीमों में, प्रोग्रामों में भी जाता था। तो वहीं से मैंने सोचा कि फिर शाम को कुछ और करना चाहिए। तो उस ज़माने में एक अखबार निकला था यूसुफ शाहीन का, बरसात के नाम से। उसको एज अ एडिटोरियल पेजेस के इंचार्ज के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। तो शाम को 5 बजे के बाद रात को 9 बजे तक वहाँ मैं वो करता था। तो इस तरह सिंधी मीडिया शुरू हुआ। उसके बाद फिर ससी पलीजो के वालिद गुलाम कादिर पलीजो ने जागो के नाम से एक अखबार निकाला सिंधी, तो वहाँ चला गया। इस तरह फिर 8 जून 1998 में काविश ग्रुप वालों ने सिंधी कोशिश निकाला, तो वहाँ का पहला ब्यूरो चीफ उन्होंने मुझे बुला के रखा। तो सिंधी मीडिया में कोशिश में ही था। तो एक दिन प्रेस क्लब के मीटिंग में मेरी मुलाकात हुई मेरे आर्मी पब्लिक स्कूल के एक पुराने शागिर्द एहतशाम सईद कुरैशी से, जिसको आप सब लोग पाशा के नाम से जानते हैं। तो मेरा APS में मैंने पढ़ाया था उसको। उसने कहा सर आप कहाँ हैं, इतने ऐसे से मैं आपको तलाश कर रहा हूँ। मैं खैरियत? कहते यार बस आप इधर आ जाएं, साइड पे बैठे। कहता मैं आपको पता शायद नहीं है, मैं उम्मत में हूँ
और उम्मत अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। तो मैं कई बार रफ़ीक अफगान साहब से कह चुका हूँ कि ये शबीर सुमरो के जो फीचर्स हैं सिंधी में आ रहे हैं, ये हमारे टीचर रहे हैं, ये वही हैं। तो रिपोर्टिंग आप कोशिश में कर रहे थे? कोशिश में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, इसकी कोर्ट रिपोर्टिंग और बाद में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी। तो आप उम्मत ज्वाइन कर लें, मैं आ जाऊँगा। और उसी कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान आपका बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, उसका कुछ बताइए हमें ज़रा। मैं साथ में रेडियो पर भी काम कर रहा था, कराची रेडियो पर। उसमें मैं एक प्रोग्राम होता था उस ज़माने में, अदबी रिसालों के नाम से, सिंधी प्रोग्राम जिसमें शायरों अदीबों को बुलाते थे, उनसे कचहरी होती थी। रेडियो पर काम करने की वजह ये थी कि वहाँ से पैसे मिलते थे, इस वजह से यही एक अट्रैक्शन थी, वरना रेडियो पर तो मेरा कोई ताल्लुक था नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर मेरे दोस्त थे, शायर थे, ग़ुलाम कासिम कोसर, अब बुर्डो, उन्होंने कहा कि पैसे भी देते हैं हम लोग। मैंने कहा पैसे देते हो, फिर मैं आ जाऊँगा। तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, चेक बनता था वहाँ पे। टीवी पर भी मैं प्रोग्राम करता था, पीटीवी पर, इसी चक्कर में कि पैसे मिल जाएंगे। वहाँ भी अदबी प्रोग्राम करता था मैं, वीजार वगैरह ये वो। तो रेडियो पर एक उस ज़माने में प्रोड्यूसर खातून होती थी, शाजिया शेख, जिनके मियाँ मुमताज़ अली शेख पीटीवी पर सिंधी खबरें पढ़ा करते थे। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। जी बिल्कुल, याद है हमें तो आवाज़। रेडियो पर उनसे, अदी शाजिया से मेरा ताल्लुक बना। शाजिया शेख का बेनज़ीर साहबा से ताल्लुक था। तो ये वो दौर है जब बेनज़ीर साहिबा अभी वज़ीर आज़म नहीं बनी थी, ज़िया-उल हक के ज़माने में आ गई थी। सही। 10 अप्रैल को मुझे याद है कि आई थी, लेकिन अभी वज़ीर आज़म वगैरह बनने का सिलसिला नहीं हुआ। तो थियोसॉफिकल हाल में वो थी तकरीब, वहाँ बेनज़ीर साहिबा भी थी, तो मैं भी गया। तो अदी शाजिया शेख साथ बैठी हुई थी। तो शाजिया शेख ने मेरा तारुफ कराया कि अदी बीबी साहिबा, ये अदा शबीर सुमरो, ये रेडियो पर मेरे साथ होते। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बन गई। तो एक तकरीब में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि बीबी वो पीटीवी पर फोटोग्राफर की जगह खाली है, फोटोग्राफी आप करते हैं? मैंने कहा मैं करता हूँ, मेरी इतनी नुमाइशें भी हो चुकी हैं, फोटोग्राफी भी मेरा जी शौक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दें, तो मैं तैयार करके गया था। तो बेनज़ीर साहिबा का एक मामूल ये था कि जो काम करना हो उस एप्लीकेशन पर कॉर्नर पर पी लिखकर उसको राउंड दे देती थी। एप्लीकेशन दी मुझसे, उस पर पी लिखा, प्राइम मिनिस्टर, और कोई भी सेक्रेटरी वगैरह कुछ भी था उनको दे दिया। मेरा काम मैंने सोचा हो गया। मुझे मुबारकबादें भी दी पीटीवी के उस ज़माने के जीएम अब्दुल करीम बलूच साहब ने, दूसरों ने, हाँ भाई आना, फ़ोटो हमारे अच्छे बनाना, हाजिर सही। अब हुआ ये कि उस ज़माने में फ़ज़ल कमाल साहब एमडी थे पीटीवी के, वो गए हुए थे अमेरिका के दौरे पर। 21 अगस्त को उन्होंने शायद वापस आना था, उससे पहले बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत डिसॉल्व हो गई। हम वही रह गए, हम रह गए सरकारी मुलाजमत से। फिर मीडिया में चलता रहा सिलसिला। तो जब कोशिश अखबार का मैं बना, कोर्ट रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ वगैरह जो भी कहें, उस ज़माने में बेनज़ीर साहिबा पर तैयारा साज, ये कौन सा केस चल रहा था, पीआईए रेफरेंस चल रहा था। तो उसकी वो रहमत जाफरी के पास और दूसरा किस जज के पास उनकी पेशियाँ होती थी। तो हम जाते थे, हाई कोर्ट में पेशी होती, हम जाते थे कवर करने। उसी अदी शाजिया शेख ने बेनज़ीर से सिफारिश की मेरी कि अदी शबीर भाई कह रहे हैं कि मुझे बीबी साहबा सिर्फ एक जुमला कोई बाकी सहाफ़ियों से अलग दे दें। तो उन्होंने, बीबी साहब ने कहा ठीक है, आप मज़हर अब्बास भी मेरे पास आते हैं, आप भी आ जाना, जब मज़हर अब्बास आ जाए ना तो उस वक्त आप भी साथ आ जाना। तो मज़हर अब्बास को ये एक्सक्लूसिव देती थी, इसलिए कि मज़हर अब्बास स्टार के उस वक्त चीफ रिपोर्टर थे। स्टार रुका रहता था कि बेनज़ीर साहिबा की पेशी के बाद छपने जाएगा, इवनिंग का था, इवनिंग ऑफ। हाँ। तो मज़हर, मैंने कहा बीबी से कि देखें मज़हर अब्बास के साथ मैं आऊँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? स्टार तो अभी 1 घंटे में छप जाएगा, वो आपके लिए रुका रहता है। मेरी अखबार छपेगा कल सब लोग यही कहेंगे स्टार से देख के बनाया मैंने। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मज़हर से भी अलग मुझे, ठीक है, ओके। फिर जो उन्होंने इसी तरह किया कि 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट अलग से मुझे देने लग गई बेनज़ीर साहिबा। एक बार उन्होंने बाहर निकली जब हियरिंग से, तो जजों पर बड़ा गुस्सा था उनको। बहरहाल नॉर्मली बात की, सहाफ़ियों से भी, इनसे भी, उनसे भी,
मुझे जब उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने एक जुमला कहा फ्रेंजी जजेस के लिए, तो अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी थी नहीं कि जाकर मैंने वही लिख दिया लफ्ज़ अंग्रेजी में खबर में। तो एडिटर का फ़ोन आ गया हैदराबाद से, कहते शबीर भाई मरवाएंगे आप हम सबको। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये चचों के लिए क्या लिख दिया आपने? बेनज़ीर साहबा ने बोला है। कहता वो बेनज़ीर है भाई, आप और हम कौन होते हैं? मैंने कहा भाई उन्होंने कहा है। कहते रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो नहीं है। कहते नहीं छाप सकते, आपकी मर्जी है। वो लफ्ज़ उन्होंने फिर खैर एडिट कर दिया, नहीं छापा। लेकिन बीबी ने कहा था, मैंने नहीं छापा, मेरी बात सुनकर किसी और अखबार ने छाप दिया। वो छाप दिया तो उनकी पेशी वेशी हो गई थी शायद बाद में। तो इस तरह से सिलसिला ये उर्दू सहाफ़त में आए। पाशा साहब ले आए मुझे, एहतशाम सईद कुरैशी साहब ले गए मुझे रफ़ीक अफ़गान साहब के पास। उन्होंने बड़ी अच्छी मोहब्बत से बिठाया, कहते भाई आप पाशा साहब के दोस्त हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और आपके फ़ीचर्स जो है मैं आपके ट्रांसलेट करवा के पढ़ता हूँ, क्योंकि आप जो फ़ीचर्स लिख रहे हैं तो ये बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। वो अगर ये जो फीचर राइटिंग है उसमें तो पूरा आपकी एक अलग वो है, उसमें तो आपने जो उम्मत के लिए वो वाले फीचर्स किए जिसमें एक आप दिन गरीब और दूसरे एक दिन गरीब के साथ, फिर आप फैमिली सिंगल फैमिली, फिर आप फकीरों के ऊपर फीचर के लिए जी, पूरा खुद फकीर बने अब्दुल्ला शाह गाजी पर जाके बैठे फकीर बनकर 3 दिन तक, और उम्मत वालों को कहा कि भाई आप मुझे 6,000 देते हो, ये मैंने 3 दिन में जो है 22,000 रुपये कमाए। ये बड़ा सिलसिला रहा ये। फिर आपने ख्वाजा सराओं पे बहुत किया और काम भी किया। न सिर्फ ये केवल ख्वाजा सराओं का जिक्र निकला कि मैं आपको बताऊं, मैंने ख्वाजा सराओं के मौजू पर इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैगजीन छापा है, ट्रांस राइट्स के नाम से, जो फुली 32 पेज का फुली कलर पे था और फुली आर्ट पेपर पर। लेकिन और सब तंजीमें जितनी ख्वाजा सराओं की हमदर्द तंजीमें हैं उन सबको 20-20, 25-25 कापियाँ मैंने फ्री भेजी, और उन सबसे मुलाकातें की और कहा उनको कि भाई ये मैगज़ीन आपका है, आपके लिए मैं इसको आपको रज़ाकाराना तौर पर बना कर तैयार करके दे दूँगा, आप इसको चलाएं, खुद करें। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो 2 इशू जो छापे थे मैंने वही रहे, उसके बाद बंद हो गया सिलसिला। और ये पूरा सफ़र है, फिर आपने से खुद बताया कि सीता रोड का इलाका आपका आबाई वो इलाका है दादू में, तो सुकरात सिताई भी आप फिर सिंधी में आपने शायरी भी की, एज अ शायर सुकरात सिताई, बिल्कुल। तो आपने सिंधी में शायरी भी की, सिंधी से तराजिम भी किए। जी, सिंधी से तराजिम किए। ये सारा शायरी तो खैर पेशन था वो सारा। सिंधी में शायरी भी की, कुछ यहाँ कराची आने के बाद उर्दू में भी की। बाकी जो तराजिम है वो खालिस्तान कमर्शियल वो एक तरह का काम था। शुरू में शौकिया कहानियाँ ये वो तर्जमे करते थे मज़ामीन, लेकिन वो किताबें जो तर्जमा करने वाला है उर्दू से सिंधी या फिर सिंधी से उर्दू, वो खालिस्तान एक कमर्शियल एक्टिविटी है जो अभी भी जारी है। उसमें एक सीरीज़ तो मैंने शुरू कर रखी है जिसकी एक किताब आ चुकी है, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल, उनकी महाजरात की सीरीज़। अच्छा, वो आप वाह। वो मैंने महाजरात कुरानी पहली किताब कर चुका हूँ, वो छप चुकी है सिंधी में, 400-500 पेज की किताब है। और महाजरात हदीस आजकल मैं तर्जमा कर रहा हूँ हाथ में मेरे, तो 7 किताबें वो करूँगा। सही। उसके बाद कुछ नावल हैं उर्दू से सिंधी में किए हैं। इसकी रफ़ाकत हयात का नावल रात मीरवाह की, फिर हमारे चंगेज़ राजा हैं लंदन में रहते हैं, उनका एक नावल था, उसका मैंने सिंधी तर्जमा किया। नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त क्योंकि ये दवाइयों ने हाफजे पे बड़ा ख़राब असर डाला है। मैं असल में उसकी तकरीब भी किया था, अभी जहाँ बाकी है, अभी जहाँ बाकी है, उसका मैंने सिंधी में तर्जमा किया, और उन्वान बड़ा तुज बैठा उस पर। सिंधी का एक मुहावरा, पई खणे पसाह अभी जहाँ बाकी है, अभी सांस ले रही है सिंधी में, बड़ा तुज उन्वान बैठा, वो तर्जमा किया। कुछ और नावल और कुछ फकीर पे भी आपकी किताब, बताया फकीर पर मैंने किताब जो है तहकीकी किताब कह सकते हैं उसको। एक तो उसके जो वाक़यात हैं वो हैं, दूसरा उसमें ये है कि बताया फकीर का बायोडाटा नहीं मिलता। अच्छा, थोड़ा सा ना बहुत इख्तिसार के साथ 1-2 मिनट में हम ये कर सके कि बताया फकीर का थोड़ा सा एक तारुफ करा देंगे, सिंध का ये कैसा एक लोग। बताया फकीर को आप अब्दुल्ला उबैद ज़ाकानी या वो जो बहलूल दाना,
इस टाइप का किरदार या था। मुल्ला नसीरुद्दीन, मुल्ला नसीरुद्दीन इस टाइप का किरदार था वताव जो फकीर। सिंध का फोक एक करेक्टर। जी, फोक लोक दानिश्वर कहें इसको। सही। इनका अब तो कबर भी बन गई है, उनकी कबर भी बनी हुई है, बल्कि यहाँ जाहिर हुई है, जो भी हुए मुझे कंफर्म नहीं है कि असल मामला क्या है। तो टंडो अलहयार से बाहर एक मशहूर कब्रिस्तान है, ताज धनी कब्रिस्तान, उसमें इनकी कबर भी है। अब उस पर उन्होंने छोटा सा मकबरे टाइप का बना दिया है, तो मैं वहाँ किस जाता। दौर के हैं? ये आज से कोई 250 साल पहले सही, के हैं। ठीक है। तो इनके वाकयात इसी तरह के हैं। जैसे एक वाकया बड़ा मशहूर इनका हुआ कि माँ ने कहा कि बेटा वो पड़ोस से अंगारे ले आओ, तो रोटी वोटी पकाए, हम भी आग जलाएं। गए, अम्मा अंगारे नहीं है। कहते भाई उस घर में जाओ, उधर गए, अम्मा इधर भी नहीं है। कहते बेटा पिछली गली में कोई ना कोई खातून चूल्हा जला चुका वहाँ, अम्मा वहाँ भी नहीं है। तो माँ ने गुस्से में कहा जाओ दोजख से ले आओ। तो फरमाबरदार बेटा था, फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, अम्मा कहते हैं कि अंगारे दोजख में भी नहीं होते, सारे अंगारे हम यहाँ से वहाँ ले जाते। वाह वाह। किसी मौलवी ने कह दिया जुम्मे के उसमें खुतबे में कि आप कहीं भी हों, किसी भी जगह अल्लाह तो आपको रिज़्क देता है, आप कैसे। कहता मौलवी में आजमाऊंगा। अब ये अल्लाह लोग दरवेश थे, मौलवी आई गई हुए, निकल गए गांव से। गांव के बाहर रास्ते पर जो दरख्त था बड़ा, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अल्लाह मुझे यहाँ खाना दो तो फिर मानूं। पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। शाम सरे शाम कोई बारात वहाँ से गुजर के किसी और जगह जानी थी, तो बारातियों ने सोचा कि यार आगे पहुँचेंगे तो रात हो जाएगी, खाने वाना रह जाए, यहीं रुक के खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। बारातियों ने वहीं पड़ाव किया, खाना बना, खाना खा चुके, बर्तन समेट चुके, जाने लगे तो बताओ ने कहा यार सब कुछ हो गया, मुझे तो बताओ साहब खनकारे, ऊपर से खनकारे। किसी ने अरे यार ऊपर फकीर बेटा थोड़ा खाना दे दो। फकीर खाना खाया वापस। मौलवी ने पकड़ लिया, तुम जो गए थे अल्लाह को आजमाने। कहता हाँ देता है, लेकिन खुद से खनकारना पड़ता है। देता है लेकिन खनकारना खुद से पड़ता है। इस टाइप का विजडम के रिज़्क भी मिलेगा लिखा है, लेकिन सही तो करनी पड़ेगी। बताओ फकीर के इस तरह के मिसाल। तो उस पर मैंने जो काम किया वो यूं किया कि उसकी तहकीक की मैंने जाकर कि ये कहाँ के थे, कब के थे, कौन थे, किधर थे। तो वो सारा मवाद मुझे 2 अफराद ने बड़ी मदद की, मरहूमिन हो चुके हैं। एक सेक्रेटरी कल्चर बने बाद में अब्दुल कादिर बंगी साहब, और दूसरे अली अहमद बिरोई साहब, AK बिरोई साहब के छोटे भाई। अली अहमद बिरोई साहब को सिंध में अदबी तौर पर ऐसे मजान नया वतायो भी कहते हैं, क्योंकि वतायो पर बड़ा काम किया उन्होंने। और अब्दुल कादिर मंगी जब डिप्टी कमिश्नर टंडो अलहयार थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, वतायो सेमिनार, और उसको फिर किताबी सूरत में उन्होंने पेश किया, जो मकाले पढ़े गए। इन दोनों की जो तहरीरें या तकरीरें हैं, उनसे मैंने फ़ायदा उठाते हुए तो वतायो की एक थोड़ी सी बायोग्राफी लिख ली और उसके नकल डाल दी। ये वतायो फकीर की एक किताब, सिंधी में ही है, सिंधी में, उर्दू में। सिंधी में तो छोटे छोटे हमारे बचपन में ही बसों में किताबचे मिलते थे वतायो के नकलों के, कोई लिखा नहीं होता था वतायो कौन है, किताबचे सिर्फ नकल उसकी। ये तो खैर अच्छा काम हुआ कि उर्दू में भी एक जो उर्दू इतना एक बड़ा फोक एक। दूसरा ये जो उम्मत में मेरे फ़ायदा हुआ या उर्दू मीडिया में आने का फायदा, कि सिंध से मुतल्लिक मवाद मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सुर हैं 30, और उनके जो इश्किया किरदार हैं, रज़मिया किरदार हैं, उन पर मैंने उर्दू फीचर्स लिखे। तो उनकी एक किताब मेरी आई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इश्किया और रज़मिया दास्तानें, वो किताब उर्दू में आ गई। तो उर्दू वाले लोग इससे अलग थे, उनको नहीं था पता। तो उम्मत में आकर काफ़ी सारे ऐसे काम, रफ़ीक अफ़गान बहुत क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर बेनज़ीर साहिबा की जब हम जिक्र कर रहे थे कि एक वाक़या आपने मुझे सुनाया था कि जब उनसे आप घर पे मिलने गए थे मुर्तज़ा भुट्टो की कत्ल के बाद, उसकी कुछ तफ़सीर आप अगर हमसे शेयर कर सकें। गनवा भुट्टो साहिबा की, बेनज़ीर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ मैं, और पिछले दिनों एक बड़े मारकारा वज़ीर से भी एक महफिल में बात हुई, वो भी यही कह रहे थे। किसी ने उन्हें कहा, पिछली बार मैं जब बीमार था तो उन्होंने मुझे मैसेज करवाया था कि हम इलाज वगैरह ये वो, मैंने मना कर दिया था उनको कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है,
मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने उनसे कहा था, यही तो मैंने तो फिर उर्दू में, अंग्रेजी में, सिंधी में पोस्ट भी रखी कि इस टाइप की हाँ। कुछ सहाफ़ी दोस्त कर रहे हैं, मैं जी जी बिल्कुल मुझे नहीं याद चाहता, है। मेरा इलाज बेहतरीन हो रहा है, मेरे दोस्त और मेरी फैमिली करवा रही सही। है। तो उससे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि यार अब तो आप भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, कब तक नखा पे चलाओगे तुम? मैंने कहा क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, मैं तो अब लिख भी नहीं रहा आपके खिलाफ। कहता यही तो सबसे बड़ा मसला है कि लिख भी नहीं रहे हो लेकिन बोल रहे हो बहुत। आ जाओ, देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो अब ये जो आप पूछ रहे हैं, इससे फिर वो अच्छा मैं समझ तत्ते गया। तवे पर बैठ जाएंगे हमारे दोस्त। मुर्तज़ा की जो शहादत हुई थी तो ज़मीमा भी छप गया था एक अखबार का और खबर आ गई थी एकदम। तो वो एकदम ज़मीमा जो आया कि मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल, ये कहाँ हुआ वक्त, उसी वक्त में पहुंच गया वहाँ पे। 20 नंबर गाड़ी सदर से यूं आके वहीं जाती थी। बिलावल हाउस पहुंच बिलावल हाउस तो नहीं, 70 की लिफ्ट। 70 गिफ्ट। हाँ, वहाँ पहुंच गया मैं तो पुलिस खड़ी हुई थी काफ़ी और लोग जमा थे काफ़ी सारे। जब गए हम अंदर घुसे, वहाँ तो सूरत हाल ऐसी नहीं थी। रोती धोती आई बीबी साहिबा, सर बड़ा वो था, वजीर आजम थी उस वक्त। वजीर आजम, प्रोटोकॉल बड़ा था। हम सब लोगों को इन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। मैं एक बंदा है वहाँ पे बिलावल हाउस का, उसके साथ 70 के लेफ्टिनेंट पे। 70 की लिफ्टन पे वहाँ खड़ा हो गया वहाँ। अब मेरा हाफजा काम नहीं कर रहा कि 70 की लिफ्टन या बिलावल, दोनों में कन्फ्यूजन। उस बंदे के आड़ में खड़ा हो गया कि मैं यहीं का हूँ, सलवार कमीज पहना हुआ तो कोई सिंधी स्टाइल। बीबी साहबा रोती धोती आई, इधर आई उधर आई। फिर एक कमरे में अंदर गई तो वो बंदा जो अंदर जा, मैं चले गए आप। एक छोटा सा हॉल था जिसमें सोफे वगैरह थे। 2 बंदे वहाँ पे बिलावल गई, बीबी साहबा आई और अंदर गई, वापस आई तो फ्रेश होके मुँह हाथ धो के आके बैठ गई और नॉर्मल अंदाज में बात करने लग गई। उन फलाना किधर है, ढिमकाना किधर है, वो किधर है, उसको ये बोल दो, उसको ये बोल दो। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, मैं बाहर निकला। 1-2 जगह ये बात मैंने शेयर की लेकिन किसी ने इस पे यकीन नहीं किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है ये। मैंने कहा भाई ये तो आंखों देखी है, अब क्या आप कहते नहीं होगा। तो जुबरू साहब बातें तो बहुत सी, और क्योंकि मेरे जहन में वो बहुत सी नशिस्तें जो हम अक्सर चाय पर किया करते थे अपने जी काम जी से बारे कर, तो बहुत सी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको, और आपसे गुजारिश भी करेंगे कि आपको फिर दोबारा कभी ज़हमत दें, और आपका सिंधी से मुतालिक जो अदबी काम है, जो सहाफ़ती काम है, उसमें बहुत से पहलू अभी तशना रहेगा। लेकिन आज तो तकरीबन मुलाकात असल में आपका दौरा बांग्लादेश था और हमने फिर उसमें और भी दीगर चीज़ों को, मौज़ूआत को छेड़ा। तो सही, आपको बहुत शुक्रिया। और आपकी मूंखे तेरी मेहरबानी। सिंधी को ना इंडिया के जो शुक्रिया अदा कया सिंधी में, मेहरबानी। पर तव्हां क़बूल कयो मुझो शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि देखने वाले इंशाल्लाह। हमारे इसको ज़रूर अपने फीडबैक से हमें आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।